So today we are starting with this chapter, that is chemical equilibrium. As a word suggests, equilibrium का मतलब होता है बैलेंस, एक बैलेंस रखना. तो chemical equilibrium is established, तब जाके establish होता है जब two opposing process in a chemical reaction balance each other. तो जब दो अपोजिट प्रोसेस एक ही केमिकल रिएक्शन में एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, तब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है. केमिकल्स के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है, क्योंकि केमिकल कंपाउंड्स हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, या ये जो इक्विलिब्रियम होता है, ये कौन सी रिएक्शंस में अटेन हो पाता है? तो टू टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं बेटा. टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का आपने नाम सुना होगा. एक होती है रिवर्सिबल, एक होती है इरिवर्सिबल. जैसे N2+3H2 रिवर्सिबल साइन, टू टाइम्स ऑफ अमोनिया मैं यहाँ लिख दूं, और यहाँ लिखूं AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3. अगर आप देखें, मैंने पहले लिखा रिवर्सिबल, दूसरा लिखा मैंने इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल जो वो रिएक्शन है जो रिएक्टेंट्स आर फॉर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सके और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सके. इरिवर्सिबल वो होता है जो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल है, एक ही तरफ जाएगा, दोबारा पीछे आने का इसके पास रास्ता नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल. तो जहां रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं बेटा, वहां पर जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाया जा सकता है, तब हम कहते हैं ऐसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कभी ना कभी जरूर अटेन होगा. जरूरी नहीं एकदम अटेन हुआ होगा, हो सकता है 1 घंटे बाद हो सकता है 2 घंटे बाद, हो सकता है 6 घंटे बाद, हो सकता है 1 दिन बाद. तो डिपेंड करता है कितनी देर बाद हुआ, लेकिन होगा पक्का, ये बात श्योर है. कितनी देर लगेगी ये हम नहीं कह सकते, मगर ये जरूर कह सकते हैं कि 100% इक्विलिब्रियम अटेन होगा. और आपने इसमें चाहे कैटलिस्ट डाल दो, एक यहाँ पे प्रमोटर होता है बेटा मोलिडिनम, ये डालकर हम लोग करते हैं, मतलब एरो के ऊपर हम ये चीज लिख सकते हैं आयन और मोलिडिनम. अब ये वाली जो रिएक्शन हुई जो इरिवर्सिबल है, इसमें क्योंकि पीछे आना ही नहीं है, कोई बैलेंस कोई अपोजिंग फोर्स लगनी ही नहीं है, तो यहाँ पे हम कहते हैं नो इक्विलिब्रियम. यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन होगा ही नहीं. इक्विलिब्रियम वहीं अटेन होता है जब आगे या पीछे जाना हो, जब टू अपोजिंग फैक्टर्स लग रहे हो, टू अपोजिंग फोर्सेस लग रही हो, तभी जाके इक्विलिब्रियम अटेन होता है. तो इक्विलिब्रियम मतलब होता है जब दो चीजें आगे पीछे जा रही हो, उनके बीच में बैलेंस हो जाना. तो ऑब्वियसली जहां आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा, वहीं तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जो होता है वहीं तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा. जहां इरिवर्सिबल है वहां पीछे आना ही नहीं है, वहां तो एक ही डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता. रिमेंबर दिस पॉइंट. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. यहां से कॉपी करना. ओके. Characteristics of chemical equilibrium. तो सबसे पहले लिखिए कॉन्स्टेंसी ऑफ प्रॉपर्टीज.
the observable properties of a system such as pressure, concentration, color, etc. become constant after the attainment of chemical equilibrium. क्या कहना चाह रहे हैं बेटा ये, कि जब कोई सिस्टम, मतलब जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी है बैकवर्ड भी है, मानो उसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो फिर जो प्रॉपर्टी जैसे दिख रही है वो फिक्स हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे कि उसकी प्रेशर, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका कलर, ये बार बार फिर चेंज नहीं होने के, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्शन जो केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है। दूसरी, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। नाउ डायनेमिक इन नेचर का मतलब समझो। X goes to Y, Y again goes to X. X goes to Y, Y goes to X. अब यहां पे हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। जब x y में कन्वर्ट होता है, y x में कन्वर्ट होता है, और जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझना। इसका मतलब ये होता है, x अगर y में कन्वर्ट होने के लिए 1 मिनट का समय ले रहा है, तो y भी वापस x में कन्वर्ट होने के लिए 1 मिनट का ही समय ले रहा होगा। यानी इस चीज को हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब जब एक्स वाई में कन्वर्ट हुआ, इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब जब वाई एक्स में कन्वर्ट हुआ। तो जब दोनों रिएक्शन में आगे पीछे जाने का रेट, रेट मतलब होता है बेटा जो टाइम लग रहा है, ठीक है, वो एक सा लगे आगे पीछे जाने में, तब हम उसे कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक हो गया है नेचर में। देखने वाले को ऐसा लगता है कि जब रेट आपस में इक्वल हो जाते हैं कि रिएक्शन रुक गई है, मगर रिएक्शन रुकती नहीं है। एक्स वाई में, वाई एक्स में इक्वल टाइम इंटरवल पे कन्वर्ट हो रहा है, इक्वल समय लेते हुए कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए देखने वाले को ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गई है, मगर रिएक्शन रुकती नहीं है, रिएक्शन स्टिल इज इन मोशन। तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद वो डायनेमिक नेचर का क्योंकि होता है, तो रिएक्शन सीज नहीं होती, रिएक्शन कंटिन्यूएशन में चलती चली जाती। इज दैट क्लियर डियर? मगर देखने वाले को क्या लगता है कि रिएक्शन रुक गई है, मगर रिएक्शन रुकती नहीं है। और वो क्यों, अगर कोई पूछे ऐसा क्यों लगता है, तो आप रीजन लिख के आएंगे, बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये डायनेमिक वर्ड का बेटा मतलब होता है, जितना समय एक्स वाई में कन्वर्ट होने के लिए कर रहा है, उतना ही समय वाई वापस एक्स में कन्वर्ट होने के लिए ले रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्स वाई में होने के लिए 1 घंटा ले रहा है तो वाई एक्स में 1 मिनट में हो जाएगा, नहीं। दोनों का टाइम, जो टाइम ऑफ इंटरेस्ट है कन्वर्जन का, वो सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है हमें कि भाई रिएक्शन रुक गई होगी? बिकॉज प्रॉपर्टीज जो ऑब्जर्व होती है ना, जैसे मान लो येलो कलर अटेन हो गया इक्विलिब्रियम होने के बाद, तो येलो कलर येलो ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसा लगता है रिएक्शन रुक गई। भाई कोई चेंज ही नहीं दिख रहा कलर के अंदर। लेकिन अब याद रखना, कलर या कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी माना फिक्स हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं रिएक्शन रुक जाती है, अब भी एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, वाई वापस एक्स में कन्वर्ट हो रहा है। बिकॉज इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर का होता है, एज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां लिखिए द कॉन्स्टेंसी ऑफ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज in an equilibrium system may give an impression that
the reaction has ceased or stopped. But this is not true. तो जो इंप्रेशन आपको दिख रहा है वो सच नहीं है. In fact, both the forward and backward reactions continue even after the attainment of equilibrium. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. जितना समय x को y में कन्वर्ट होने के लिए लग रहा है उतना ही समय y को x में कन्वर्ट होने के लिए लग रहा है. R for rate, F for forward, R for rate, B for backward. Since both the opposing reactions continue even after the equilibrium has been reached, therefore chemical equilibrium is called dynamic equilibrium. तो ये हमारी दो प्रॉपर्टीज हो गई. अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक करते हैं. द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड only if none of the products is allowed to escape. Chemical equilibrium involving gases is only attained in a closed vessel. Now listen to me carefully. बेटा मान ले A प्लस बी रिवर्सिबल साइन C प्लस D दे रहा है. हमें पता है A और B मिलकर C और D बनाते हैं और C और D वापस मिलकर A और B बनाते हैं. अब मान लो ये D गैस थी और आपने जिस टम्बलर में रिएक्शन कर रहे थे उसे खुला छोड़ रखा है. तो इक्विलिब्रियम मान लो एक समय पे आकर अटेन हो गया. मैंने आपको क्या बताया, ये कैसी रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे पीछे जाने वाली रिएक्शन. तो इक्विलिब्रियम कभी ना कभी तो अटेन होगा, लेकिन कब अटेन होगा ये हम में से कोई नहीं बता सकता.
तो जब भी इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो मान लो सी और डी बन गया, लेकिन आपने क्या किया, आपने रिएक्शन को क्लोज नहीं करा, आपने पहले रिएक्शन को क्लोज कर रखा था। तो ए प्लस बी सी और डी बना रहा है और सी और डी ए प्लस बी बना रहा है, बट किसी वजह से आपने इसको छोड़ इसे खोल दिया। तो डी क्या है, गैस है, गैस तो उड़ जाएगी। जब गैस उड़ गई तो बताओ अकेला सी ए और बी बना पाएगा? इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इतनी आसानी से अचीव नहीं हो सकता अगर कोई गैस आप बन रही है और उसे आपने एस्केप करने दिया। इसलिए रिमेंबर कि हमेशा जो इक्विलिब्रियम है उसे क्लोज वेसल में ही अटेन करवाने की कोशिश करवाइए, फ्री वेसल में नहीं, मतलब ओपन वेसल में नहीं। तो क्लोज होगा, दैट विल बी बेटर। इज दैट क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात? नाउ फोर्थ पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर एंड। कहीं से भी अटेन होता है, जैसे यानी अगर मैं आपसे कहूं N2 गैस प्लस 3 टाइम्स ऑफ अमोनिया 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस गिव्स यू इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम गिव्स यू 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया गैस, और मैं कह रही हूं कभी ना कभी इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो क्या जरूरी है कि जब तुम नाइट्रोजन हाइड्रोजन से स्टार्ट करोगे और अमोनिया बनेगा तभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा? नहीं। अगर तुम चाहो तो 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया, उल्टा कर दो रिएक्शन, और तब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बन रहे होंगे। अगर आप स्टार्ट अमोनिया से भी करोगे तो भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि रिएक्टेंट कौन से होने चाहिए, बट वो इंटरकन्वर्टेबल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स अगर हैं, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना सकते हैं, तो किसी भी एंड से प्रोडक्ट या रिएक्टेंट कहीं से भी पकड़ लो शुरुआती पार्ट पर तो आपका इक्विलिब्रियम अटेन दोनों एंड से शुरुआत करोगे कहीं से भी हो जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ये जरूरत नहीं है कि इसी रिएक्टेंट से शुरुआत करनी है। इज दैट क्लियर बेटा? इसका मतलब लिखिए, सेम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम can be attained by starting the reaction from either side. Last point of characteristic, that equilibrium is not affected by the presence of catalyst. A catalyst helps in the attainment of equilibrium earlier. चलिए बात करते हैं इसमें। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है और मान लो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तब तुमने इक्विलिब्रियम जब अटेन हो चुका है तब तुम कैटलिस्ट डाल रहे हो, तो कैटलिस्ट कुछ नहीं करेगा, उसका डालना बेकार हुआ। लेकिन अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है और अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ, तब तुमने कैटलिस्ट डाल दिया इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले, तो इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश करने के लिए कैटलिस्ट मदद करेगा। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई इंसान गरीब था तब तो तुमने उसकी मदद करी नहीं, तब तुम आते भी नहीं थे, ठीक है? तो तुम्हारा आना तब काम का था। अब जब तुम तब आ रहे हो जब वो अमीर बन चुका है, जब उसका इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, तब तुम्हारा आना बेकार हो गया। इज दैट क्लियर? तो कैटलिस्ट जी आओ तो तब आओ जब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ, क्योंकि कैटलिस्ट मदद करेगा इक्विलिब्रियम अटेन कराने में। अगर तुम अटेन कराने के बाद इक्विलिब्रियम आ चुका है तब कैटलिस्ट डाल रहे हो तो उसका कोई यूज नहीं है, इक्विलिब्रियम को वो चेंज नहीं कर सकता कैटलिस्ट। तो आई थिंक सो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई बेटा। हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े इक्विलिब्रियम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे इक्विलिब्रियम पे आते हैं। लिखिए लॉ ऑफ मास एक्शन। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है एक्स ए वाई बी जेड सी, एरो कोई भी प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रेट है रिएक्शन का, रेट रिएक्शन का मतलब रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी, इसे बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। आर is directly proportional to the concentration of reactant A, concentration of reactant B, concentration of reactant C। जो मैं इस ब्रैकेट को बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? concentration of reactant A, ब्रैकेट को क्या बोला मैंने? concentration of reactant B, ब्रैकेट को क्या बोला मैंने? concentration of reactant C। इस ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है बेटा। इसे हम जो concentration बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है मोल्स पर लीटर में आपने कॉन्सेंट्रेशन ली है, यूनिट ये रही होगी, तब इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है। इस ब्रैकेट में कोई और यूनिट वाली क्वांटिटी नहीं डाल सकते आप। और ये जो छोटा आपको x और ये y ये z दे रखा है, ये बैलेंस कोफिशिएंट्स हैं। इन्हें अब हम क्या कहते हैं? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो इनको आप a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z ऐसे लगा देंगे। प्रोपोर्शनैलिटी साइन बचपन से अब आप सीख रहे हो, आई मीन टू से, अब तो काफी दिन हो गया होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट k इंट्रोड्यूस करते हो और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन्स द सेम। और ये हम लोग k को क्या बोलते हैं? k इज नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट। अब जैसे कि आपके पास ये रिएक्शन है ए पी बी क्यू रिवर्सिबल साइन सी वाई प्लस एम जेड। मैंने आपसे पूछा चलो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बेटा आर एफ को कैसे रीड करोगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ पी रेस टू द पावर ए क्यू रेस टू द पावर बी। ऐसे बना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने हमें रेट ऑफ रिएक्शन बनाना सिखाया। ऐसी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आर बी इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसका के बी हो जाएगा वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? वाई और जेड, तो वाई रेस टू द पावर सी, जेड रेस टू द पावर एम। ये आ गया। ठीक है। अब हम लोग एट इक्विलिब्रियम क्या पढ़ते हैं? हमें रेट तो बनाने आ गए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब एट इक्विलिब्रियम हमें क्या पढ़ाया जाता है? एट इक्विलिब्रियम यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर अटेन अपने आप को करवा चुकी है, यानी इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, उस वक्त क्या होता है? इक्विलिब्रियम तो डायनेमिक होता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाता है। Isn't it there? Rate of forward reaction रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। तो जरा इक्वल वाली बात लिखते हैं। हमने लिखा के एफ पी रेस टू द पावर ए क्यू रेस टू द पावर बी, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड था। रेट ऑफ बैकवर्ड के बी वाई रेस टू द पावर सी जेड रेस टू द पावर एम। तो के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू वाई रेस टू द पावर सी जेड रेस टू द पावर एम अपॉन p raised to the power a q raised to the power b। और ये जो रेशियो है के एफ अपॉन के बी, इसे हम कहते हैं के सी। ये के सी क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, वही मोल्स पर लीटर में, मतलब जो हम के निकाल रहे हैं उसमें वाई जेड पी और क्यू की यूनिट मोल्स पर लीटर में है।
अरे आगे, अब ये जो के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो के है ये दो तरीके का होता है, इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है केसी जो अभी मैंने बनाया, एक केपी नाम की चीज भी होती है। अब केसी कब होता है? जब नो गैस इज प्रेजेंट, जब कोई गैस प्रेजेंट नहीं है या इन्वॉल्व नहीं है, ना रिएक्टेंट के अंदर ना प्रोडक्ट के अंदर। यानी ये जो मैंने रिएक्शन लिखी ए बी बी वाई वाई और जेड जेड मान लो, तो केसी का एक्सप्रेशन यहाँ कैसे निकलेगा? आप डायरेक्ट निकालो, वाई की पावर वाई, पहले प्रोडक्ट का लिखते हैं बेटा ऊपर, जेड के ऊपर जेड, ए रेस टू द पावर स्मॉल ए और बी रेस टू द पावर स्मॉल बी। ये स्मॉल वाला कंटेंट आपको पता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, बैलेंस कोफिशिएंट्स। लेकिन अगर केपी निकालना है तो गैसेस आर इन्वॉल्व। जैसे मान लो यही रिएक्शन अगर मैं ऐसे लिख लूं, ये सारी गैसेस हैं, तो ये केपी हो जाएगा इन सबके प्रेशर्स को लेकर। गैस में क्या होता है? प्रेशर। तो हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को अकाउंट में लेंगे। अभी मैं बताती हूँ पार्शियल प्रेशर का मतलब। पहले प्रेशर्स को अकाउंट में लेंगे, तो कैसे लिखेंगे? पी वाई रेस टू द पावर वाई स्मॉल वाई, partial pressure of Z gas upon raised to the power Z, partial pressure of Y gas raised to the power Y, partial pressure of Z gas raised to the power Z, partial pressure of A gas raised to the power small a, partial pressure of B gas raised to the power small b, where small p is nothing but the partial pressures। partial pressures क्या होते हैं बेटा? आप जरा समझो। एक बॉक्स है जिसके अंदर आपने ए बी नाम की गैस डाल दी और बाद में वाई जेड भी बन गया, या मान लो ऐसे समझो, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक तरफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, एक तरफ कोई और थर्ड नाम की गैस है सी, एक कोई और है डी नाम की गैस। ये आपस में एक बॉक्स के अंदर बंद है। तो क्या किया आपने? देखा कि टोटल प्रेशर इस पूरे बॉक्स में, क्योंकि चारों गैसेस हैं, तो टोटल प्रेशर मान लो 100 आ रहा है। अब आपको जानना है इस 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अकेले कितना है। पता चला वो निकल के आया 30 एटमॉस्फेयर। ठीक है। ऐसी डी का जानना चाह, वो आया 10, सी का आया 50 और NO2 का भी आया 10। तो ये जो इंडिविजुअल प्रेशर आ रहे हैं इन्हें कहते हैं हम पार्शियल प्रेशर्स, जो कि कुल मिला के 100 के अंदर दिख रहे हैं, मतलब 100 एटमॉस्फेयर के अंदर दिख रहे हैं। तो एक तरह से आप इस चीज को दूसरे शब्दों में समझो, जैसे एक पूरा मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपके लिए एक बहुत बड़ा लैंड पीस छोड़ के चले जाएं, मतलब वो आपके ऊपर आप लोगों के बच्चों के अपने नाम कर जाएं। तो आप लोग मान लो दो भाई बहन हो, मतलब एक ब्रदर एक सिस्टर है, तो हाफ हाफ दोनों में बट जाएगा। तो अकेले किसके हिस्से में कितना आया, यानी आपकी कितनी हिस्सेदारी है उस पूरे लैंड के पीस के अंदर, वो आपका पार्शियल प्रेशर है। अकेला इंडिविजुअल किसका कितना दम है वो माना जाता है उसका पार्शियल प्रेशर। समझ में आ गई बात? व्हाट डू वी मीन बाय पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर का मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी टोटल अमाउंट में आपकी कितनी है, पूरे लैंड के अंदर आपका हिस्सा कितना है। माना है तो 2000 गज की लैंड और आप लोग अगर चार भाई बहन है, तो आपके हिस्से में कितना आया फिर? बताओ कितना आया फिर? 250। इजंट इट देयर? तो आप बोलने को बोल दो 2000 गज हमारा है, लेकिन कहने को असलियत में आपका सिर्फ 250 है। तो इससे हम इसे क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। दूसरा, जब हम केसी कैलकुलेट करते हैं जिसमें गैस इन्वॉल्व नहीं होती, रिमेंबर जो हम वाई जो स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहे हैं बेटा, बार बार मैंने इसका मतलब बताया है, मोल्स पर लीटर मतलब होता है। और गैस के प्रेशर्स को हम लोग किसमें नापते हैं बेटा? एटमॉस्फेयर में, बार में, इन सब में। इज इट क्लियर? ये पॉइंट सारे क्लियर हुए? अब लिखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन में, आपकी बुक में जो भी दे रखी हो आप वो लर्न कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे अपने तौर पे लिखवा रही हूं। तो इट इज डिफाइंड as the ratio of
the products of molar concentrations of the substances produced to that of the reacting substances at a given temperature. Ma solid, Nb liquid, Qx gas और Ry aqueous. बस एक बात यहाँ पे याद रखना, अगर मान लो ऐसी इक्वेशन है तो सॉलिड जहां लिखा है और जहां पे ये लिक्विड लिखा है उनकी क्वांटिटी आप 1 मानकर चलेंगे, प्योर सॉलिड मानकर चलोगे। इक्विलिब्रियम में इस चैप्टर के अंदर कहीं पर भी अगर ऐसे लिखा मिल जाए सॉलिड लिक्विड ये, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्योर सॉलिड है प्योर लिक्विड है, उसकी क्वांटिटी हमेशा 1 मानी जाएगी। यानी अगर केसी का एक्सप्रेशन इसके लिए बना, आप लिखकर तो आओगे एक्स रेज टू द पावर क्यू वाई रेज टू द पावर आर अपॉन ए रेज टू द पावर एम बी रेज टू द पावर एन। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो गैस है, लेकिन अगर गैस की क्वांटिटी बेटा कभी मोल्स पर लीटर में दे रखी हो तो फिर आप ऐसे रख देंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर में दी हो तो मजबूरी है, केसी नहीं निकल सकता, फिर तो केपी ही निकलेगा। लेकिन कभी अगर गैस भी मोल्स पर लीटर में नापी जा सकती है, यानी तब प्रेशर ना देकर मोल्स पर लीटर उसका पार्ट दे दिया, ठीक है। अगर गैस भी है तो वो किस में होनी चाहिए, अगर मोल्स पर लीटर में है तो फिर मोल्स पर लीटर में केसी ही कैलकुलेट होता है, तब केपी कैलकुलेट नहीं होता। तो चलो आपने ये रख दिया। अब आपका फाइनल एक्सप्रेशन बना एक्स रेज टू द पावर क्यू वाई रेज टू द पावर आर, और नीचे ए और बी की जगह क्योंकि वो प्योर सॉलिड है प्योर एल है हमने 1 1 कर दिया, तो इसका मतलब यहां से बचे यानी 1 की पावर एम 1 की पावर एन। तो पार तो अब कुछ भी हो, अंदर जब 1 है चाहे 0 भी पार हो तब भी 1 ही आना है, तो आंसर सिर्फ रह गया एक्स रेज टू द पावर क्यू वाई रेज टू द पावर आर। यानी तब आप एक्स और वाई की यहाँ पे आप क्वांटिटी रखोगे तब जाके आपका आंसर आए, ठीक है। और क्यू और आर की ऑल डन टिल हियर। चलिए तो अब एक्सप्रेशंस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, लिखिए क्वेश्चन। राइट दी एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,  . 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
Pb2+ aqueous, CrO4 2 नेगेटिव aqueous, रिवर्सिबल साइन, यानी इन सब में इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ये सिर्फ आपसे के का एक्सप्रेशन लिखने को कह रहे हैं। जैसे इसका के का एक्सप्रेशन क्या हो गया भाई? अब देखो ये तो सॉलिड है, तो या तो पहले लिखने के बाद 1 कर दो, यानी पहले तो लिख लो PbCrO4 अपॉन Pb2+ और फिर इधर CrO4 2 नेगेटिव। फिर आपको पता है ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि प्योर सॉलिड है। ये 1 क्यों हो जाता है वो रीजन अभी करेंगे, पहले जरा एक में खत्म कर ले। Pb2+ एक्वस और यहाँ आ गया CrO4 2 नेगेटिव एक्वस, तो यानी ये फाइनल एक्सप्रेशन बना। तो अब आप करना, मैं आपको देती जा रही हूँ। एल्यूमिनियम सॉलिड 3H आयन एक्वस, Al3+ एक्वस, 3/2H2 गैस। चलिए के का एक्सप्रेशन इसके लिए, तो Al3+ H2 रेज टू द पावर 3/2 अपॉन, एल्यूमिनियम सॉलिड है 1 लिख दूं, अब तो समझ में आ जाएगा। ये सॉलिड है तो ये 1 हो जाएगा, तो यहां रह गया H आयन रेज टू द पावर 3। आ गई बात समझ में? एक्वस और गैस को छोड़कर अगर सॉलिड और लिक्विड आ जाए तो उसकी जगह 1 लिख दीजिए। चलिए थर्ड एक्सप्रेशन बनाइए इसका। AgBr सॉलिड, Ag आयन एक्वस प्लस Br नेगेटिव एक्वस। चलिए बताइए Kc, Ag प्लस Br नेगेटिव और AgBr सॉलिड में यहां पे आएगा 1। डन। नाउ द फोर्थ वन, CH3COCH3 लिक्विड, CH3COCH3 गैस। बनाइए के का एक्सप्रेशन, बताओ। ये तो 1 हो गया, तो क्या लिखूं डायरेक्टली? बस CH3, बस दैट्स इट। HPO4 2 नेगेटिव एक्वस, H2O लिक्विड, H3O प्लस एक्वस, PO4 3 नेगेटिव एक्वस। KC, बहुत बढ़िया। फिर PO4, हाँ हाँ हाँ, दैट्स राइट, डिवाइडेड बाय, बेटा लिक्विड बस छोड़कर ये लिख दो, HPO4 2 नेगेटिव। क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की हमने क्वांटिटी 1 ली है इसलिए। एंड ऑल्सो रिमेंबर, अगर कोई सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट इज टेकन इन एक्सेस, कोई कह दिया कि ये रिएक्टेंट सॉल्वेंट है और एक्सेस में है, तो उसका concentration is also taken as unity. Done dear?
चलो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2. राइट द एक्सप्रेशन फॉर केसी. अगर रिएक्शन है 2 टाइम्स ऑफ NOCl गैस, 2 टाइम्स ऑफ NO गैस प्लस Cl2 गैस. चलिए आप लोग करिए बेटा, मैं पहले आपको दे रही हूं इतने, आप अपने आप करते जाइए. ये सॉलिड है, कॉपर ऑक्साइड भी सॉलिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और O2 गैस. COO C2H5 एक्वस प्लस वाटर लिक्विड, एक्वस प्लस C2H5OH एक्वस. तो जरा अब इनका करते हैं बेटा. अगर कोई गैस सॉलिड लिक्विड नहीं दिया तो वो फिर सब इंक्लूड कर लेना, तब मत सोचना. जब तक वो सॉलिड लिक्विड गैस ना दे तब तक मत सोचना, नहीं तो सबको इंक्लूड करो. तो चलो पहले तो इसका लिखते हैं, केसी का एक्सप्रेशन फर्स्ट वाले का. NO का होल ट्वाइस Cl2 गैस, और नीचे आ गया NOCl का होल ट्वाइस, मतलब सॉरी, रेज टू द पावर 2, नॉट ट्वाइस, रेज टू द पावर 2. ये 2 भी तो करेंगे ना बेटा अब इनको. नाउ नेक्स्ट सेकंड वाले में सिर्फ इन दोनों से ही हमें काम है, क्योंकि ये सारे तो सॉलिड हो जाएंगे. तो K का एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया O2 गैस और NO रेज टू द पावर 4. थर्ड वाला इसका K का एक्सप्रेशन CH3COOH C2H5OH कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट्स के अंदर, नीचे CH3COO C2H5 और वाटर लिक्विड 1 हो गया. इधर Kc का एक्सप्रेशन 1/Fe3+ और ये हो गया OH नेगेटिव रेज टू द पावर 3. Kc IF5 अपॉन का होल ट्वाइस और ये हो गया I2 1 है, F2 रेज टू द पावर 5. क्लियर हुए आप सबको? करें आगे. What is the Kc for the following equilibrium when equilibrium concentration of each substance is SO2 0.60 मोलर. मोलर का मतलब होता है मोल्स पर लीटर. O2 0.82 मोलर, मोलैरिटी जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है. SO3 1.90 मोलर. और इक्वेशन दी है 2 टाइम्स ऑफ SO2 गैस, O2 गैस, 2 टाइम्स ऑफ SO3 गैस. अब देखो गैस की हैं तो तीनों गैसेस, मगर यूनिट क्या दी है? मोलर, मानी मोल्स पर लीटर. तो क्या निकालूं, Kc या Kp? Kc निकलेगा. अगर एटमॉस्फेयर में होता, बार में होता, प्रेशर वाली यूनिट होती तो Kp निकालते. तो अब लिखिए यहाँ पे SO3
का होल SO3 रेस टू द पावर 2, SO2 कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पावर 2, O2 कॉन्सेंट्रेशन। तो SO3 का आ गया 1.90 और यहाँ पे आ गया SO2 का 0.60। जो दे रखी है वैल्यू बस ब्रैकेट के अंदर रखते जाओ। 0.82 ऑक्सीजन का दे रखा है और ये सारा इवेल्युएट करके जो भी आंसर आए वो आपका बन गया केसी का आंसर। लेट्स सी इसकी आ रहा है 12.229। अब यूनिट की बात करते हैं बेटा। देख, ये m का स्क्वायर हो गया क्योंकि ये SO3 का होल 2 है तो m स्क्वायर आया यहाँ पे। ये भी m स्क्वायर का आ गया और ये हो गया m का। तो m स्क्वायर से m स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, मोलैरिटी का मोलैरिटी से कैंसिल हो गया, एक मोलैरिटी बचा। तो या तो m माइनस करके लिख दो या 12.229 मोल्स पर लीटर माइनस करके लिख दो। ये आपकी मर्जी, आप कैसे लिख कर आए। डन। अब बस मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूं कि क्यों प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को वन लिया है। तो इसका एक क्वेश्चन बना के आपको दे रही हूं। एक्सप्लेन व्हाई प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स कैन बी इग्नोर्ड while writing the equilibrium constant expression। सॉल्यूशन है इसका, जैसे हमने किया है केसी के एक्सप्रेशन में, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन एज वन। अब देखो क्यों। कोई भी सॉलिड होगा अगर ब्रैकेट के अंदर है या लिक्विड होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल्स पर लीटर। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू लीटर हो गया। अब वेट इन ग्राम अपॉन लीटर, कैन आई से डेंसिटी, mass अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला बन गया। डेंसिटी हर सब्सटेंस की जब प्योर लिक्विड हो या प्योर सॉलिड हो वो कांस्टेंट होती है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट होता है। भाई पानी चाहे नाले का हो, चाहे नल का हो, चाहे नदी का हो, मॉलिक्यूलर वेट तो 18 ही रहेगा। तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी सेम रहेगी। ऐसी सॉलिड के अंदर है तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं। जब कोई चीज पक्का चेंज ही नहीं हो रही तो उसके अंदर आप चेंजेस वैल्यू करके नहीं लिख सकते, तो यानी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा वन रहेगा। इसलिए हम लोग इनको वन लेके चलते हैं। तो लिख लीजिए, इनप्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू एट कांस्टेंट temperature and molecular mass is also constant. Therefore, their molar concentration is also constant.
तो आई होप इस जान बेटा यहाँ तक। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी सब मंडे को कंटिन्यू करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को, ये भी आगे चलेंगे। और प्लीज कल का अपना टेस्ट दीजिए IUPAC का फंक्शनल ग्रुप्स वाला, बिफोर साइक्लो कंपाउंड्स। और दूसरा आप देंगे केमिकल थर्मो का, क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स का, नॉट केमिकल, थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि वो आपने अभी तक नहीं दिया है सबने। बाकी सब फिर मैं आगे बढ़ूंगी बेटा। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो, गुड बाय, रेस्ट ऑफ ऑल ऑन मंडे, गुड बाय फॉर नाउ।